जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। देखिए, ये सवाल तब आ जाता है जब लोग डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उनका मानना ये रहता है कि जब तक हम अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरी के फंड नहीं रखेंगे तब तक हमारी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होगी। और अगर बात करूं मैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले रहे हैं। अगर हमें अच्छी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए हमें अपनी पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ साथ डेट भी रखना चाहिए, गोल्ड भी रखना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो एक अच्छी तरह की वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। लेकिन क्योंकि हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो हम आज की वीडियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड की ही बातें करेंगे और इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में ये जानेंगे कि अगर हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या हमें सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बता दूं कि कुछ कॉमन म्यूचुअल फंड जिनमें अधिकतर लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स फंड आप जान ही रहे हैं, जैसे में सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, कुछ इस तरह के इंडेक्स फंड हमें देखने को मिलते हैं। लार्ज कैप फंड के बारे में आप जानती हैं कि हमारे इंडिया के जो टॉप सबसे बड़ी 100 कंपनी है उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, उस म्यूचुअल फंड को हम लार्ज कैप फंड कहते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में हमें लार्ज कैप भी मिलता है, मिड कैप भी मिलता है, स्मॉल कैप भी मिलता है। और कुछ इसी तरह से मल्टी कैप फंड में भी हमें लार्ज कैप भी मिलता है, मिड कैप भी मिलता है, स्मॉल कैप भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है वो तय होता है कि कितना स्मॉल कैप फंड में पैसा जाएगा, कितना मिड कैप में, कितना लार्ज कैप में पैसा जाएगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में ऐसा नहीं होता है। और जब हम लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा पैसा लार्ज कैप में भी जाता है और मिड कैप में भी जाता है। और बात करें ईएलएसएस फंड की, तो ये ईएलएसएस फंड तो एक तरह से ज़रूरत होती है जी, जो भी लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, टैक्स की सेविंग करना चाहते हैं, तो उनको तो ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और सबका प्यारा दुलारा मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। और वहीं पे बात आती है सेक्टोरल थीमेटिक फंड की। और जब सेक्टोरल थीमेटिक फंड की बात आती है तो यहाँ पे तो भाई कई तरह के वैरायटी के आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड मिल जाएंगे। जैसे में फार्मा मिल जाएगा, आईटी मिल जाएगा, एफएमसीजी मिल जाएगा, कंजम्पशन फंड मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा। इस तरह के तमाम फंड सेक्टोरल थीमेटिक फंड के कैटेगरी में आते हैं और इस तरह के फंड भरे हुए हैं। और बहुत सारे लोग भी अब सजेस्ट करने लगे हैं धीरे धीरे कि आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर्सनली मुझे सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, इस वीडियो के अंदर में आप सभी जान जाएंगे और समझ जाएंगे। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब हम सबसे पहले यही जानेंगे कि अगर हमें अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और हम सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या हमें अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हमें अलग अलग कैटेगरी के सभी तरह के म्यूचुअल फंड की स्कीमों को अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो देखिए, अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मैं एक लाइन में यही कहूँगा कि मुझे या फिर हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को अपनी पोर्टफोलियो में रखने की। लेकिन मेरे एक लाइन के जवाब को आप नहीं मानेंगे, इसलिए मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आखिर अलग अलग कैटेगरी के बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड को अपनी पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो आप यही जानिए कि इक्विटी मार्केट में मेजर 3 ही कैटेगरी है। मेजर 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक है लार्ज कैप स्टॉक्स, और दूसरा है मिड कैप स्टॉक्स, और तीसरा है स्मॉल कैप स्टॉक्स। और अब हम कुछ स्टॉक्स को माइक्रो कैप के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर मेजर बात की जाए तो 3 ही कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आप इंडिया के अंदर में किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा इन्हीं 3 कैटेगरी में जाएगा। या तो लार्ज कैप में जाएगा, या तो मिड कैप में जाएगा, या तो स्मॉल कैप में जाएगा, या फिर इन सारे में मिला करके जाएगा। तो जाना इन्हीं तीनों कैटेगरी में है, इसके अलावा और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका पैसा और कहीं भी निवेश नहीं होता है इन 3 कैटेगरी को छोड़ करके। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फंड के बारे में समझते हैं कि देखिए, अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो इंडेक्स फंड एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो आपको हमारे देश की जो 30 या फिर 50 सबसे बड़ी कंपनी है उसमें पैसा जाता है।
और अगर वो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो मिड कैप के जो 150 स्टॉक्स होते हैं उसमें पैसा जाता है, अगर स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप के जो 250 स्टॉक्स हैं उसमें पैसा जाता है। इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट सीधा है, एकदम एक सिंपल है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब आप लार्ज कैप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप जान ही रहे हैं कि लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो 100 सबसे बड़ी कंपनी है उन्हीं में आपका पैसा लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है। किसी म्यूचुअल फंड में 20% का, किसी में 30 का, किसी में 25 का, किसी में 35% का, कि आप चाहे तो अदर कैटेगरी में, यानी कि जैसे ये लार्ज कैप है तो ये चाहे तो थोड़ा सा पैसा मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी लगा सकता है, और अगर चाहे तो थोड़ा सा पैसा डेट में भी डाल सकता है। इतना फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिलता है। किसी म्यूचुअल फंड में 20%, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 35, इस तरह का यहाँ पे क्राइटेरिया कह सकते हैं या फिर छूट कर सकते हैं अपने फंड को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो आप लार्ज कैप फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में जाता है। वहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप भी आपको मिल सकता है, वहाँ पे डेट में भी आपका पैसा जा सकता है। और इसी तरह से जब आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा अपना लगाते हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में जाता है, मिड कैप में जाता है, स्मॉल कैप में जाता है और डेट में भी जाता है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कितना एक्सपोजर लार्ज कैप में लिया जाएगा, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में लिया जाएगा। यहाँ पे इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है। फ्लेक्सी कैप फंड के मामले में पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोजर वो किस कैटेगरी में लेगा। लेकिन देखा गया है कि यहाँ पे आपको लार्ज कैप भी मिलता है, मिड कैप भी मिलता है और स्मॉल कैप भी मिलता है। और इसी तरह से अगर बात करें मल्टी कैप फंड की, तो मल्टी कैप फंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि आपको 25% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना है, 25% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में लगाना है और 25% पैसा आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना ही है, ये तो मैंडेटरी है। और बाकी का जो 25% बचता है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसके हिसाब से फंड मैनेजर चाहे तो कुछ अलग कैटेगरी में या फिर डेट फंड में भी अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और इसी तरह से अगर बात करें लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो यहाँ पे भी पैसा आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में जाता है, मिड कैप स्टॉक्स में जाता है और अगर फंड मैनेजर चाहे तो थोड़ा सा पैसा आपका स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया है और छूट है। और बात करें ईएलएसएस फंड की, तो ईएलएसएस फंड तो एक जरूरत होती है इंसान की। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स के दायरे में आता है तो ईएलएसएस में तो डालेगा ही। यहाँ पे भी आपको ये देखना होता है, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में डालते हैं, मिड कैप में डालते हैं और कई ऐसे फंड होते हैं जो ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में भी डालते हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप मिल जाता है। और बात करें मिड कैप फंड की, तो यहाँ पे आपको मिड कैप में ज़्यादा एक्सपोजर तो मिलता ही है, थोड़ा सा लार्ज कैप भी मिल जाता है और थोड़ा सा स्मॉल कैप भी मिल जाता है। ये तो सबका प्यारा दुलारा फंड है। और उससे भी प्यारा दुलारा फंड हमारा देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड। जब आप स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो ज़्यादा पैसा आपका स्मॉल कैप में जाता है, कुछ पैसा आपका मिड कैप में भी जा सकता है और कुछ पैसा आपका लार्ज कैप में भी जा सकता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी कुछ इनको छूट रहती है, मैंडेटरी रहती है। लगभग 35% के आसपास पैसा अदर कैटेगरी में या फिर डेट में ये लगा सकते हैं। और बात करें सेक्टोरल थीमेटिक फंड की, तो यहाँ पे भी भाई भरमार रहती है। आपको एफएमसीजी का सेक्टोरल थीमेटिक फंड मिल जाएगा, आपको आईटी का मिल जाएगा, आपको फार्मा का मिल जाएगा, आपको कंजम्पशन का मिल जाएगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग का मिल जाएगा। इस तरह के तमाम यहाँ पे सेक्टोरल थीमेटिक फंड आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ये भी समझना होगा कि जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं उनके पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी के होते हैं, कई मिड कैप कैटेगरी के होते हैं, कई स्मॉल कैप कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कहता हूँ कि कम से कम सेक्टोरल थीमेटिक फंड में तो निवेश करने की जरूरत नहीं ही पड़ती है। तो हमने यहाँ पे कुल मिलाकर मिला जुलाकर देखा ये कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तीनों ही कैटेगरी में एक्सपोजर मिल जाता है। तो अब सवाल आता है कि अगर हम पैसा निवेश कर रहे हैं और हमें अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो क्या हमें सभी फंड में निवेश करना चाहिए? तो देखिए, मेरा मानना है कि आप 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 कुछ भी रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे, इसके लिए आपको 5 फंड सफिशिएंट है और 3 कैटेगरी आपके लिए काफ़ी है। आप अगर चाहें तो 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 1 फ्लेक्सी कैप फंड ले लेते हैं, 5 फंड ले लेते हैं, तो आपको ओवरऑल पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक्सपोजर मिल जाता है, वेटेज मिल जाता है। इसके अलावा और आपको कहीं भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो आप 5,000 से लेकर के भले ही 50,000 क्यों ना लगा रहे हो,
आप अगर चाहें तो 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप और 1 फ्लेक्सी कैप फंड में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की जितनी भी कैटेगरी है वो सारा कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टैक्स के दायरे में आते होंगे, तो यहाँ पे ईएलएसएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य तो दूसरा होता है। इसमें हम टैक्स सेविंग के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो ईएलएसएस फंड में इसलिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। वो चाहते हैं कि हम ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट कर दें जहां हम चाह करके भी नहीं निकाल पाए। तो ईएलएसएस फंड इस मामले में यहाँ पे आगे है, या फिर इस मामले में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो, कम पैसा लगाते होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ 2000 रुपये के आसपास में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के ना बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, उसको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो उसको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर वो 1000 रुपये स्मॉल कैप में, 1000 रुपये मिड कैप में इन्वेस्ट कर देता है तो ऐसे में तो उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिला। अगर वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर देता है 1000 रुपये और 1000 किसी और में, तब भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिला। अगर वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है या फिर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर देता है, तब भी उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिला। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको 1000 फ्लेक्सी कैप फंड में और 1000 मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे भी उसको फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा और मल्टी कैप में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा। तो ओवरऑल तीनों कैटेगरी पर वो अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ पे ले सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें अगर अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर कैटेगरी के फंड को अपनी पोर्टफोलियो में रख लें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके फंड में एक इंडेक्स फंड भी होता है, लार्ज कैप भी होता है, फ्लेक्सी कैप भी होता है, मल्टी कैप भी होता है, लार्ज एंड मिड कैप भी होता है, अगर जरूरत है उनको तो ईएलएसएस भी होता है, और स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टोरल थीमेटिक फंड तो भरे होते हैं। तो क्या हमें ऐसा करने की जरूरत है? और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो में इस तरह से फंड भरे हुए होते हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम होता है कि मैंने किस फंड में कितना पैसा लगा करके रखा है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को अपनी पोर्टफोलियो में भर लें। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या है और किस फंड में हमें मैक्सिमम पहले से डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है। अगर मैं एक फंड की बात करूं, इन सब फंड की बातें छोड़ दीजिए, मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मल्टी कैप फंड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं एक मिड कैप या स्मॉल कैप फंड की भी बात करूं, तो जब आप एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये तो खैर फ्लेक्सी कैप फंड है तो सभी कैटेगरी में इन्वेस्ट करते ही हैं। मैं सिंपल सा अगर एक मिड कैप या स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप फंड की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या करती है कि आपके पैसे को लगभग 20 से 50 सेक्टर के लगभग 50 से 200 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। तो एक एक म्यूचुअल फंड की स्कीम पहले से ही फुल डाइवर्सिफाई होती है। हर एक म्यूचुअल फंड को पहले से ही डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन पर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि अपनी पोर्टफोलियो को शॉर्ट रखिए, कम फंड रखिए। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड होगा तो मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में ऐसा कहा है कि भाई आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम में कम ही रखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग आर्ग्यू करने लगते हैं कि सर मेरे पास 10 फंड है, 15 फंड है, 20 फंड है, देखिए ना मैं तो बड़ा आसानी से मैनेज करता हूं। तो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए, वो बातें मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत सारी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए या फिर रखने की जरूरत नहीं होती है, और लोग सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर इस तरह के फंड को अपनी पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में मैं जो बातें आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।